बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को 6 माह होने को आए, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का एक रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए रास्ता तलाश करना है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रजाई, पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में मजीद इजाफे को रोकने, आबनाए हरमुज को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए मुमकिन इकदाम पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी ताउन, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बात हुई। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वह ईरान के बारे में अपना लहजा और नुक्ता नजर तब्दील करे। उनके मुताबिक दबाव, जबरदस्ती और धौंस की पॉलिसी मसाइल हल करने की बजाय मजीद पेचीदगियां पैदा करेगी। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीका को इस्लामाबाद में तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। ईरानी सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए इस्लामाबाद का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन मुफाहमती याददाश्त के अहदाफ के हुसूल में मदद देगा। ये याददाश्त जून में पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाई थी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और मोहसिन रजाई ने फील्ड मार्शल से अपनी मुलाकातों में अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त में किए गए वादों की पासदारी न करने का इल्जाम आयद किया। बाकिर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका माजी में बार बार अपने वादों से पीछे हट चुका है और इस रवैये ने खित्ते में इस्तेहकाम कायम करने की राह में रुकावट पैदा की है, जिसके बायस ईरान का अमरीका पर एतमाद भी कमजोर हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेशकियान की मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इकदाम पर भी तबादला ख्याल हुआ, जो तनाज़े के जामे हल की जाने पेशरफ्त का बायस बन सकते हैं। मोहसिन नकवी के मुताबिक ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और खदशात वाज़े तौर पर पाकिस्तान के सामने रखे, जबकि मुतल्लिका उमूर पर तामीरी और मुफीद गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की हालिया सिफारती सरगर्मियों के पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अहम है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि यह राबिता सदर ट्रंप की जानिब से किया गया और अमरीका ने पाकिस्तान से ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने में मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान के लिए इन सिफारती कोशिशों की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का असर पूरे खित्ते पर पड़ रहा है। आबनाए हरमुज की सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के खदशात ने सिफारती हल की जरूरत बढ़ाई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि वह खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तेहरान में होने वाली मुलाकातों में यह बात सामने आई कि ईरान अमरीका के रवैये और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को बुनियादी मसला समझता है, जबकि पाकिस्तान दोनों फरीकों के दरमियान राबिते बरकरार रखने और मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। और अब अहम सवाल ये कि आया ये सिफारती कोशिशें ईरान और अमरीका को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने और कशीदगी कम करने में अमली पेशरफ्त का बायस बन सकेंगी। पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए सिफारती किरदार पर खित्ते के ममालिक गहरी नजर रखे हुए हैं। इजरायली मीडिया में भी पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख ज़ेर बहस है। अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना सालसी में अहम किरदार अदा कर सकता है और इस दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव अब सिर्फ पाबंदियों तक महदूद नहीं रहा। अमरीका ने मुआशी महाज पर भी ईरान के घेराव का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्ट ने नई पाबंदियों को तारीख की सबसे बड़ी मालियाती कार्रवाई और इक्तसादी डी-डे करार देते हुए कहा कि अमरीका ईरान के साथ तमाम मुआशी रवाबित खत्म करना चाहता है, जबकि वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह किया कि मुआशी दबाव के बावजूद फौजी कार्रवाई का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने खबरदार किया कि अमरीकी इकदाम से उसके मफादात मुतासिर हुए तो बीजिंग हर जरूरी इकदाम उठाएगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के दायरे में ईरान से जुड़े मालियाती नेटवर्क शामिल हैं। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ईरानी हुकूमत को सहारा देने वाले तमाम मुआशी रवाबित खत्म करना चाहता है और मुतल्लिका ममालिक को भी अब अपनी सरगर्मियों पर नजरसानी करना होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुकर्रा हिदायत पर अमल न करने की सूरत में आलमी मालियाती निजाम तक रसाई महदूद भी की जा सकती है। और स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका अब ईरानी खतरे को काबू में रखने की बजाय उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है और उनके मुताबिक ईरान के सामने दो रास्ते। सबसे पहला ये
कि वो आलमी इक्तसादी तन्हाई को कबूल करे या मामूल के ताल्लुकात बहाल करके आलमी मईशत में दोबारा शामिल हो। अमेरिका ने ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने के जखायर, हवाबाजी और जहाजरानी के शोबों को हदफ बनाया और ईरान के तकरीबन 60 इदारों, अफराद और बहरी जहाजों पर पाबंदियां आयद कर दी गई, जबकि ईरान के साथ कारोबारी रवाबित खत्म करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को मोहलत दी गई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहलत खत्म होने के बाद ईरान के साथ कारोबारी जारी रखने वाले मुमालिक और इदारों के मालियाती इंतजामात जो है वो अमरीका तक महदूद हो जाएंगे और उनको खत्म भी किया जा सकता है और इनके साथ साथ दीगर पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना ने वाज़ेह किया कि अमरीका की सानवी पाबंदियों से कोई भी मुस्तस्ना नहीं होगा, जबकि अमरीकी वज़ारत खजाना, अमरीकी वज़ारत खारजा और अमरीकी वज़ारत दिफा की टीम्स मुख्तलिफ हुकूमतों से रवाबित करके मखसूस डेडलाइंस दे रही हैं। अमरीका ने अपनी जानिब से दिफाई महाज पर नाकामी के बाद तुरप का पत्ता खेला है, लेकिन चीन अमरीका की इन धमकियों पर खामोश नहीं रहा, जो ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान लैन जियान ने कहा है कि बीजिंग गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों की सख्ती से मुखालिफत करता है और अपने हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बरकरार रखने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि ईरान मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मईशत जवाल का शिकार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान अगर हद से आगे गया तो अमरीकी फौज से उलझने की कोशिश की तो अमरीका जरूरत के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि आबनाए हरमुज पर अमेरिका का कंट्रोल कायम है और उस रास्ते से तेल की तरसील दोबारा शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद करने का मतलब हमले रोकना नहीं। ईरान ने अमरीकी धमकियों पर दो टोक मौक़िफ़ जाहिर किया है और ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियात अली मदनीज़ादा ने कहा कि पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए 2 साला मंसूबा तैयार है और यह अमरीका के लिए एक और नाकामी साबित होगा। ईरान ने खबरदार किया कि तनाज़ा जारी रहा तो ईरान खित्ते से तेल की तमाम बरामदात रोक सकता है। ईरानी हुकूमत ने जहाजरानी के शोबे को भी वार्निंग दी है कि स्टेट ऑफ हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज उसकी इजाजत के बगैर सफर न करें। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी धमकियों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो तेहरान अमरीकी तवानाई के अहम मराकज़ और दूसरे मफादात को निशाना बनाएगा। उनका कहना था कि आबनाए हरमुज को मुकम्मल तौर पर खोलने समेत अमरीका के तमाम मकासद नाकाम हो चुके हैं, जबकि ईरान की दिफाई सलाहियतें अब भी बरकरार है। इस दौरान अमरीका ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर जनरल्स के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता रिवॉर्ड फॉर जस्टिस के मुताबिक ये अफराद ऐसे यूनिट्स की कमान करते रहे हैं जिन्होंने अमरीकी एहलकारों को मुसल्लह हमलों और अहम तंसीबात को साइबर हमलों के जरिए निशाना बनाया। इस फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली और साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा लश्करियान शामिल हैं। इस फहरिस्त में सईद आका जानी और मजीद खादमी के नाम भी शामिल हैं, लेकिन ये दोनों जनरल्स हालिया जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि अमरीका ईरान समेत सबके खिलाफ जीत रहा है और ईरान इक्तसादी और अस्करी एतबार से जवाल के भंवर में फंस चुका है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पे जाली सर्वे के जरिए रिपब्लिकन वोटर्स के हौसले पस्त करने का इल्जाम भी आयद किया। यूं ईरान और अमरीका के माबैन महाज सिर्फ मिसाइल्स और जंगी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका रुख ईरानी मईशत की जानिब बढ़ रहा है। और ईरान ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि ईरान पर अगर इक्तसादी दबाव जारी रहा तो वो खलीज फारिस से तेल की बरामद रोकने और आबनाए हरमुज में बहरी आमदोरफ्त पे सख्त पाबंदी आयद करेगा, जबकि अमरीका ईरान के तजारती शराकतदारों तक पाबंदियों का दायरा फैलाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया है कि मौशी जंग जारी रही तो आबनाए हरमुज से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा, जबकि खलीज फारिस से तेल की बरामद भी रोकी जा सकती है। ये धमकियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब एक ईरानी बहरी जहाज अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी को अबूर करके ईरानी पानियों में दाखिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना की पाबंदियों का शिकार यह जहाज कामयाबी से ईरानी बंदरगाह पहुंचा, लेकिन आबनाए हरमुज में तजारती आमदोरफ्त नुमाया तौर पर कम हुई और गुज़श्ता 2 रोज में इस आबी गुजरगाह से सिर्फ 17 बहरी जहाज ही गुजर सके। ईरान की जानिब से इक्तसादी दबाव का जवाब देने के अलावा फौजी मज़ाहमत करने के ऐलानात भी सामने आ रहे हैं।
पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि ईरान की मिसाइल तैयार करने की सलाहियत बरकरार है और पैदावार मुसलसल जारी है। उनके मुताबिक अमेरिका अब ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां आयद करने की जानिब बढ़ रहा है क्योंकि ईरान की अस्करी ताकत और सलाहियतें वाज़ेह हो चुकी हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने एक बार फिर खबरदार किया कि जरूरत पड़ी तो जंग अगले 10 या 20 साल तक भी जारी रह सकती है, लेकिन दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस कशीदगी का असर ईरानी मईशत पर भी नजर आ रहा है। ईरानी रियाल तारीखी गिरावट का शिकार हुआ और ओपन मार्केट में $1 की कीमत 20,20,000 रियाल यानी 2,02,000 तोमान तक पहुंच चुकी है, जबकि मरकजी बैंक की सरकारी शरह तकरीबन 15 लाख रियाल फी डॉलर थी। जंग के बाद चावल की कीमत तकरीबन 60%, गाय के गोश्त की कीमत तकरीबन 150% से ज्यादा बढ़ चुकी। अमरीकी दबाव का एक अहम पहलू चीन है, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़श्ता साल चीन ने औसतन 14 लाख बैरल यौमिया ईरानी तेल दरामद किया, लेकिन अमरीकी दबाव और ईरानी बंदरगाहों और बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस अगस्त में दरामदात कम होकर 5,34,000 बैरल यौमिया रह गई। अमरीका अब ईरान से तजारत करने वाले ममालिक और इदारों पर भी सानवी पाबंदियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने मशरक़ वस्ता के बहरान पर अपनी सिफारती तरजीहात वाज़ेह कर दी हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात में कहा कि बहरान की जड़ फलस्तीन का मसला है और अमन मुज़ाकरात बहाल करके आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मशरक़ वस्ता और खलीज फारिस नाजुक मोड़ पे हैं और तमाम फरीक मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। इस दौरान ईरान के हिमायत याफ्ता हूतियों ने बहेरा हमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया, जिससे जहाज में आग भड़क उठी। सऊदी शिपिंग कंपनी ने अपने ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की और कहा कि इस हमले में जहाज का तमाम अमला महफूज रहा। दूसरी तरफ वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन $400 मिलियन के व्हाइट हाउस बॉल रूम मंसूबे पर सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मंसूबा उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन साबिक अमरीकी हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस में पहले ही एक महफूज जेर जमीन बंकर मौजूद है, जो 9/11 हमलों के बाद तैयार किया गया और जौहरी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। बॉल रूम ईस्ट विंग की जगह तामीर हो रहा है, लेकिन यह कानूनी तनाज़ात का शिकार हो चुका है और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को ही बॉल रूम की आर्जी तामीर की इजाजत दी है। इस दौरान अब भी खत्ते में मक्का दिफाई मुआहिदे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। एक रिपोर्ट की बताती है कि ईरान भी दिफाई मुआहिदे में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो बानी रुकन के तौर पे उस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। ईरान ने अगरचे ये वाज़ेह किया कि उसे मक्का दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली, लेकिन अगर उसे शामिल किया गया तो वो आम रुकन नहीं बल्कि शरीक बानी रुकन की हैसियत से शामिल होना चाहता है। यूं अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ईरान की ये शर्त कबूल करेंगे या नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान को मक्का मुआहिदे में शमूलियत की कोई दावत मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता मुज़ाकरात की तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान को दावत मिल चुकी है और तेहरान उस पर गौर कर रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का यह बयान मानी खेज है कि ईरान सिर्फ उसी सूरत मक्का मुआहिदे का हिस्सा बनेगा जब उसे शरीक बानी तस्लीम किया जाएगा और दस्तावेजात की तैयारी में उसका किरदार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान और मिस्र को इस नौइयत के इलाकाई बंदोबस्त से बाहर नहीं रखा जा सकता, बल्कि दोनों की शमूलियत बानी मुमालिक की हैसियत से होनी चाहिए ताकि उनकी राय भी इस मुआहिदे में शामिल हो। ईरान की जानिब से ये एक बड़ा मुतालिबा इसलिए है कि शरीक बानी बनने की शर्त मुआहिदे के मौजूदा फ्रेमवर्क में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती है। ईरान ने इससे पहले भी मक्का दिफाई मुआहिदे में अपनी मुमकिना शमूलियत के इम्कान को रद्द नहीं किया। मोहसिन रजाई के बयान से तासुर मिलता है कि ईरान सिर्फ मुआहिदे का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, बल्कि अमेरिका के हवाले से इस मुआहिदे की समत भी तब्दील करना चाहता है, जिसके बायस ये मुआहिदा अमेरिका के खिलाफ दिखाई दे सकता है। यूं मुआहिदे की दस्तावेज में ऐसी कोई भी तब्दीली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तीनों ये वाजे कर चुके कि यह दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। यूं खित्ता इस वक्त बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है। अमेरिका अब ईरान को मुआशी तन्हाई की तरफ धकेलने के लिए आलमी मालियाती निजाम इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला करने, तेल को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने और अपनी फौजी सलाहियत बरकरार रखने का दावा कर रहा है। और चीन ये वाजे कर चुका है कि उसके मफादात मुतासिर हुए तो वो खामोश नहीं रहेगा और इस कश्मकश में सबसे हसास मकाम आबनाए हरमुज और बहेरा अहमर है, जहां कोई भी नई फौजी कार्रवाई आलमी तवानाई की फराहमी मुतासिर करेगी। यूं ईरान पर अमरीकी दबाव अब सिर्फ दो तरफा मसला नहीं, बल्कि इलाकाई सलामती के अलावा आलमी मईशत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान बन है। इस पूरे मंजरनामे पे मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। उसी मंजरनामे में बात करेंगे जिसका तज़किरा इब्तदाई के अंदर हुआ। दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो मौजूदा सिफारती कोशिशें हैं, ये एक रोज़ा दौरा जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल का तेहरान का रहा, जहाँ पे मुख्तलिफ सतह के लोगों से मुलाकात हुई और दो तरफा ताल्लुकात पे भी बात हुई, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से भी हुई। और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल से बातचीत की है, तो कुछ बातें अमेरिका की उनके सामने रखी गई हैं और कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सुने गए। ये किस हद तक ब्रेक थ्रू हो सकता है, या किस हद तक कहा जा सकता है कि ये अगला मरहला जो है आसानी से तय होने का इशारा है? लाइकली है। देखें, जिस तरीके से अभी इतलात आ रही हैं और स्पेशली ईरान से जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने कहा पॉजिटिव है और डिसेसिव किस्म की बात की गई है। और जिस तरीके से अभी अल अरबिया रिपोर्ट कर रहा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑफर पेश की गई है ईरान को जो अमेरिका की तरफ से आई है, और उसमें अमेरिका ने कहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड भी लिफ्ट कर सकता है, सैंक्शंस भी हटा रिलैक्स कर देगा, प्रोवाइडेड कि ईरानी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली खोल देंगे, और साथ साथ दे विल इंश्योर कि प्रॉक्सीज जो है दे विल नॉट कैरी आउट फर्दर अटैक्स के खिते के अंदर जो रीजन में है। और इस पे बात की गई है। और एट द सेम टाइम ईरान को भी कहा गया है कि वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, एमओयू की तरफ आ जाए, उसको बेस करके अमेरिका भी उसको बेस करके फर्दर चीजें आगे लेके चले। तो वहां से और फिर इसी अल अरबिया ने रिकॉर्ड किया है कि बातचीत जो थी क्लियरिटी के साथ और डिसेसिव तरीके से चीजें कन्वे हुई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और फिर फील्ड मार्शल ने क्लियरिटी के साथ चीजें एक्सप्लेन की है। और स्पेशली जब उनकी मुलाकात हुई है मोहसिन रजाई के साथ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सब मुलाकातों में, क्योंकि एक तो ही इज द सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर एडवाइजर तो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई भी है। तो उनसे बात हुई तो उधर से भी पॉजिटिव इतलात आ रहे हैं। तो होपफुली मेरा ख्याल में एक बुनियाद रखी गई। और फिर आप देखें हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रैपो है विद अमेरिकन, विद प्रेसिडेंट अमेरिका है, वाइस प्रेसिडेंट है, और इसी के साथ साथ ईरानियन लीडरशिप के साथ बहुत जबरदस्त है, जो विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। और इसी तरह जीसीसी कंट्रीज के साथ है। और पास में भी आप देखें ना कि 15 से 18 अप्रैल को जब पीक में जंग थी, उस वक्त भी वो तेहरान में थे। 22-23 मई को भी वो तेहरान में थे। अब लास्ट जुलाई में ही वॉज अगेन इन तेहरान, जब वो फ्यूनरल अटेंड करने गए थे आयतुल्ला अली खामनाई के, और अभी गए हैं। सो ट्रस्ट है और लाइकली है। देखे दोनों ममालिक पे बड़ा प्रेशर है, अमेरिका पे भी प्रेशर है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अमेरिकन नो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और इससे वो चाहते हैं कि ईरान पे प्रेशर पे इंटरनल उससे एक रिवॉर्ड लोग। ब्रिगेडियर साहब, आपने यही जो तज़किरा किया, सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अल अरबिया जो रिपोर्ट कर रहा है, और उस रिपोर्ट करने में तासुर ये है कि अमेरिका ईरान को रिलैक्सेशन देना चाहता है और कहता है कि चलो ठीक है, एमओयू के ऊपर दोबारा बैठ जाते हैं, मामलात ख़त्म करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सैंक्शंस को आयद करे, 50 से ज़ायद जो बहरी कंपनीज हैं या इदारे हैं या शख्सियात हैं उनको बैन कर दे, अमरीकी मालियाती निज़ाम से निकाल दे, फिर उनके साथ तजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक के साथ रवाबित के अंदर मौजूद रहे और उनको ये कहे कि डेडलाइन है ये, आप तमाम तजारती रवाबित ख़त्म करें, जिसपे बगदाद की बात भी हो रही है, ओमान की बात भी हो रही है, पाकिस्तान की बात भी हो रही है, चाइना की बात भी हो रही है, बांग्लादेश की बात भी हो रही है, रशिया की बात भी हो रही है। तो इन ममालिक को अगर उसमें से निकाल दिया जाए, आर्मीनिया और अजरबैजान भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इतने ममालिक को जब आप पैगामात भी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप ईरान तक पैगाम भी पहुंचा रहे हो, तो सर फिर दिखाई देने वाली चीजें क्या है और पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है? ये प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है। और यकीनन वो ये चाहेंगे अगर इनकेस कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होती है तो इसको वो इंप्लीमेंट करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। और ये 7 ममालिक है जिनका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो फिर उस पर भी है। आप देखें ना कि स्पेसिफिक 5 एरियाज उन्होंने बताया है जो स्कॉट बेसन ने, कि उसमें गोल्ड भी है, शिपिंग भी है, और इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी है। और तो इस तरह बहुत सारे उस पे होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दे हैव आइडेंटिफाइड द नेटवर्क्स, द फैसिलिटेटर्स, द एयरपोर्ट्स, द पोर्ट्स, यहाँ से स्मगलिंग होती है ऑयल की, और ये उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डॉलर की भी स्मगलिंग होती है, दे ट्राई टू अवॉइड सैंक्शन है, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो एक प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। अगर चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती तो इस पे आएंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटेजी है, थिंकिंग इनकी ये है कि इतना प्रेशर बिल्ड होगा इंटरनली ईरान पे कि अंदर से ही लोग उठेंगे। इसके बाद जो आप देखें ना कि एट प्रेजेंट देयर इज अ डिवीजन
विद इन ईरान में है कि मसूद पज़ेश्कियान की डिफरेंट सोच है, अलॉन्ग विद तालिबाफ जो चीफ नेगोशिएटर हैं, और अब्बास इराक़ची की है। बाकी IRGC का अपना एक स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट्स वाई देखें कि जो प्रेसिडेंट है या तालिबाफ है, वो कहते हैं भाई हम इसको जंग को मजीद नहीं टूल देना चाहते हैं, हम अपने इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहे हैं। इस तरीके से एक डिवीजन बज़ाहिर हमें नजर आ रही है। तो लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अगर ईरान इस पे आप देखेंगे कि एग्री करता है तो ये सारी चीजें लिफ्ट हो जाएंगी। ये तो फिर अभी तक देखें एक स्टेटमेंट दी गई है, इम्प्लीमेंटेशन सच हुआ ही नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त अगर देखें तो चाइना ने इस ज़िमन के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया है, इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझेंगे या इसको एक तस्वीराती इशारा समझेंगे कि चाइना अपनी हिकमत अमली मुस्तकबिल के लिए तरतीब दे रहा है, और जिस तरीके से सालाना की या माहाना की बुनियाद पे उसकी इंपोर्ट जारी थी ईरानी तेल की, वो कहीं ना कहीं तो मुतासिर हुई है। अब उस सेटबैक के तौर पे चाइनीज पॉलिसी क्या होगी? देखें, एक बिल्कुल सही है कि ऑलमोस्ट 90% जो ईरानियन ऑयल है वो चाइना जाता है। दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि चाइना ने बहुत सारी चीजें फोरसी की हुई थी, वो बता रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से प्लस उन्होंने चीजें ऑयल को स्टोर किया हुआ है। अल्टरनेटिव रूट्स पे वो जो ऑप्शंस पे गए हैं, रशिया से दे आर गेटिंग ऑयल है, वहां से लेके आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ये जो चाइना वाला और ईरान का लिंक है, ये मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उसको कहीं पे डिस्टर्ब कर सकेगा। क्योंकि देखिए टिट फॉर टेट वाली बात है कि अमेरिकन दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना, स्पेशली रेयर अर्थ की जब हम बात करते हैं। और वो जो कैपेबिलिटी है वो चाइना के पास से किसी और के पास नहीं है। तो ईरान के अमेरिका की जो सारी वेपन इंडस्ट्री है या इनके जहाज हैं, दूसरी चीजें हैं, वो चीजें चाइना से मिल सकती हैं। फिर प्रेसिडेंट शी ने अभी सितंबर में विजिट करना है अमेरिका का, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा ऐसे सूरत हाल की जिसमें वो चाइना को फिक्स कर सके। फिर ऊपर से देखे ना कि वो भी अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने USS जॉर्ज वाशिंगटन को वहां से मूव करवाया ईस्ट एशिया पैसिफिक से, वो इधर आया है। तो वो वैसे अमेरिका को एक वीक उनकी स्टैंडिंग हुई है। सो देयरफॉर चाइना पे इतना प्रेशर नहीं आएगा, चाइना स्टिल अपनी चीजें मैनेज करेगा। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे होपफुली कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में दे विल गो। खासतौर पर ईरान की भी रियलाइजेशन है, GCC कंट्रीज को भी ऊपर बड़ा प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। तो वो कोशिश करेंगे कोई इसका वो है कोई रास्ता निकालें और सेफ एग्जिट हो सबके लिए, और यहाँ से कोई पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? चलें, ये तो एक प्रेशर टैक्टिक होंगे जो एक इकोनॉमिक डिजास्टर के लिए पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, मार्च 2026 में एक फहरिस्त वो जारी करते हैं 5 अफराद की, रिवॉर्ड और जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है वो जारी करता है, और $10 मिलियन जो है वो इनामी रकम रख दी जाती है कि इनकी मालूमात कोई दे इन जनरल्स की तो उसको ये इनामी रकम मिलेगी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये जो हमारे फौजी हैं उनको टारगेट करने में और साइबर अटैक्स के अंदर ये मुलव्वस थे। फिर वही लिस्ट जो है वो दोबारा अब शाया कर दी जाती है अगस्त के आखिरी हफ्ते के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर 2 ऐसे कमांडर्स भी शामिल हैं जो इस जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं, उनका नाम फिर से बीच में रखा जाता है। तो जब आप इस तरह की फहरिस्तों का इजरा करते हैं तो फिर पैगाम क्या दे रहे होते हैं? देखिए, अगेन प्रेशर टैक्टिक्स से डराने के लिए है। जिस तरीके से उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है, हेडमनी रखी हुई है, तो इसी तरीके से ईरान ने भी की है। और जिस तरीके से आप देखें पीछे इन्होंने एक मैप इश्यू कर दिया था, अगर आपको याद है एक मैप पहले ईरान ने भी इश्यू किया था जिसमें यूएई के एरिया भी अपने उसमें शामिल किया था उन्होंने। और इसी तरीके से अभी आप देखें कि फिर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना मैप लेके आए हैं। तो इसके बाद फिर अकॉर्डिंगली फिर ये लीडरशिप की उन्होंने तस्वीरें दी हैं। फिर ईरान ने उनके बेटे की बात की, प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे की हेडमनी पर रखी हुई है। तो ये भी एक देखें एक ऑडियंस को टिट फॉर टेट जवाब है। दैट्स वाई एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इनको कभी भी अमेरिकन और ईरानी लीडरशिप को मीडिया को हैंडलिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हाइप क्रिएट करते हैं, मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली ये जो मीडिया या इस तरह पोस्टें करके करते हैं। लेकिन अंदर से देखें ना, जो भी है ये लोगों के कंजम्पशन के लिए से तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे लुकिंग फॉर ए ऑफ फ्रेम एग्जिट, सेफ एग्जिट चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से निकले। जो इस मसले में फंसे हुए हैं सब निकलना चाहते हैं। न सिर्फ ईरान चाहता है, अमेरिका चाहता है, बल्कि GCC कंट्रीज जो ज्यादा इफेक्टेड थे वो भी इससे निकलना चाहते हैं। और फिर देखें ना, एक ये भी रियलाइजेशन है, इवन यहाँ तक
अभी खुद ईरानी लीडरशिप का मानना है, प्रॉब्ली समबडी वाज कोटिंग कालीबाफ, उन्होंने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू खत्म होती जा रही है, क्योंकि बाकी कंट्रीज दे आर गोइंग फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस के तौर पे, और ये हकीकत है। अब एक स्टडी भी आई है बाय ईयर 2030, उन्होंने कहा जो वैल्यू है या 35 तक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खत्म हो जाएगी, क्योंकि सऊदीज भी कोशिश कर रहे हैं, यूएई वाले, कतरी से इराकी सब मेडिटेरियन को निकलना चाह रहे हैं, रेड सी पे जाना चाह रहे हैं, तो बड़े ऑप्शन है। तो ईरान के लिए अपना मुश्किलात होंगी अगर कोई इसको यूज नहीं करेगा। अच्छा सर, अगर बाबुल मंदब को देखा जाए, एक बैलिस्टिक मिसाइल का हिट होना एक सऊदी ऑयल टैंकर को, वो वाला महाज भी खामोश नहीं हो रहा। अगर आबनाए हरमुज को देखें तो यहाँ पर भी एक प्रोजेक्टाइल जो है उसके हिट होने की इतलात हैं। आज फिर खबर आई कि ओमान का जो साहिल है उसे 13 किलोमीटर दूर एक जहाज़ के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया और मालूम नहीं पड़ा कि वो कहाँ से आया, लेकिन जहाज़ जो है वो आगे बढ़ने से रुक गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये दोनों महाजों के ऊपर एक तरफ खुलेआम, दूसरी तरफ कोई शैडो हमले जो हैं वो जारी व सारी हैं, तो इनका मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है? ये देखिए मरखा में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, और खास तौर पे पीछे अगर आपको याद हो तो यूएई के हुदूद में उन्होंने क्लेम किया कि 2 मिसाइल आके लगे हैं, एक उनके टेरिटोरियल वाटर में गिरा, एक शॉर्ट गिरा। उसके बाद आपने देखा कि यूएई ने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने अपने ट्रेड सस्पेंड कर दिया, और फिर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी अबू धाबी से हो रही थी वो भी बंद कर दी। सो आप देखिए इसमें वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन लोग बताते ये हैं कि ये अमेरिका इजराइल की तरफ से था, यूएई को उसे यूज करना चाह रहे थे। तो सिमिलरली यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें खित्ते के ममालिक को इन्वॉल्व करना, ऐसे स्टेप्स उठाना है उस बेसिस पे। तो उस तरह की चीजें हो रही हैं। जहां तक रेड सी की बात है, देखें कि हौतीज जो है, अगेन यकीनन आज तो तमाम प्रॉक्सीज में सबसे स्ट्रांग जो प्रॉक्सी है वो हौतीज हैं, और फिर लोगों का ये भी मानना है, जहां पे वो ईरान की बात मानते भी हैं लेकिन वहां पे वो खुद अपना डिसीजन भी लेते हैं। ज्यादातर वो ये है कि अपने आप को वो इंडिपेंडेंट भी रखते हैं, लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं यकीनन वो ईरान के इन्फ्लुएंस में उन्होंने किया, लेकिन अदरवाइज आप देखें 2015 से जब से उन्होंने नॉर्दर्न यमन को टेक ओवर किया है, सना को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी आपको पता है तो कोलिशन का हमले होते रहे 2015 से 2022 तक, उसके बावजूद वो वहां पे खड़े रहे हैं। तो सिमिलरली आज तो देखें कि बाबुल मंदब के ऊपर बैठे नहीं है, बाबुल मंदब पर तो साउथ की हुकूमत है जो एक एक्चुअल रिकग्नाइज गवर्नमेंट है, लेकिन सिंस वो थोड़ा ऊपर बैठे हैं, लेकिन स्टिल उनके पास मिसाइल से जो ईरान की तरफ से हैं, ड्रोन उनके पास है, तो उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई देखें कि एक पॉइंट भी ये है, यकीनन ये बातचीत में फील्ड मार्शल ने बात की होगी कि खित्ते में जो है पीस एंड स्टेबिलिटी हो, तो इसमें रेड सी भी शामिल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी शामिल है, और फिर देखिए अमेरिकन की तरफ से ऑफर में ये चीजें शामिल हैं कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल जो है, मुसरुफ देखें कि साउथ खाली यमन में नहीं है, इराक में रैपिड मोबिलाइजेशन फोर्स की प्रॉक्सीज है, 2.5 लाख की स्ट्रेंथ है उनकी, उधर से भी स्ट्राइक सऊदी अरब में हुए हैं। सिमिलरली हिजबुल्लाह है, और तो इस तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंस तो ईरान का खिते के ऊपर है। तो लेकिन उस पर उन्होंने बात की है कि ये भी शामिल करें कि ये हमले आगे ना हो। उम्मीद तो की जा सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। तो अच्छा सर ये बताएं जब प्रेशर टैक्टिक दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अब मुज़ाकरात की मेज पे बैठेंगे तो बुनियादी तौर पे वही एमओयू होगा जिससे बुनियाद पड़ी थी, जिससे इख्तलाफ हुआ था, जिससे रूगर्दानी की बातें हुई थी, जिसकी अपनी तशरीहात हुई थी, वहीं से बात आगे चलेगी, या पोस्ट वॉर सिचुएशन जो है ये तब्दील हो चुकी है, अब नई निटिग्रिटी होगी, नए मुज़ाकरात होंगे, नई तशरीहात होंगी, नए बयानात होंगे? देखें कि अव्वल तो ईरान की तो यही कोशिश है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि अभी हमारा एक अपर एज है, तो हम अब ज्यादा डिमांड कर, अगर आपको याद है कालीबाफ के डिमांड्स आए थे, उन्होंने कहा था अब ये करें, आप हमारे एसेट्स को अनफ्रीज कर दें, आप सैंक्शंस को लिफ्ट कर दें, नेवल ब्लॉकेट हटा दें, और लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। ये तो उन्होंने एक ऊपर से आ रहे हैं ना, तो एक ईरान समझता है कि वो प्रीवेल कर रहे हैं तो वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन यकीनन सारे चाहेंगे कि वापस इस्लामाबाद एमओयू पे आए, और सही मामले में अगर इस्लामाबाद एमओयू को इम्प्लीमेंट करे तो चीजें आगे जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए इस्लामाबाद एमओयू को सबसे पहले अमेरिका की तरफ से वायलेशन हुई। अगर आप देखें ना कि जब उधर से उन्होंने अपना एक रास्ता खोल लिया, ओमान की तरफ से लेकर उन्होंने वहां पे शिपिंग स्टार्ट कर दी, तो उससे मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। फिर ईरान के तरफ से जवाबी वो वारदातें शुरू हुई, मिसाइल हमले
शिप्स पे और टैंकर्स पे हुआ। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद एमओयू जो पाकिस्तान ने करा, ईरान का भी मानना है कि हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से बातचीत हुई है तो लाइकली है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दे विल रिटर्न टू इस्लामाबाद एमओयू। मेरा एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, जब सब कुछ जो है वो वापस ट्रैक पे आता दिखाई देगा तो बहुत सों के लिए राहत का बायस बनेगा, बहुत सों को इससे तशवीश होगी। तो जिनको तशवीश होगी, जो स्पॉइलर थे, जिनकी बुनियाद डालने पे या कान भरने पे या जिनकी ईमा के ऊपर इस जंग का आगाज हुआ, उनके लिए सारी सूरत हाल बैक टू ट्रैक आते किस हद तक अलमिया साबित होगी और किस हद तक वो उसको सबूताज करने की कोशिश करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा? देखें कि जो आपका मक्का सिक्योरिटी अलायंस हुआ है उस तो एक खत्ते में देखें एक सेटबैक, तो आप जितने वहां पे दुश्मन थे उनको शिकस्त हो गई है। इब्राहिम अकॉर्ड का कंसेप्ट गया है और जो लोग समझते थे अगर हमारे इंडिया को भी बड़ी ख्वाहिशात थी उसके लिए भी सेटबैक है कि इस तरह के वो है। और फ्यूचर में अभी आप देखें ना जिस तरीके से एक ईरान का को जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से लेबनानी मीडिया ने इसको खबर पोस्ट की है, जेरूशलम पोस्ट ने किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने किया है कि ईरान को भी इसमें लाया जा रहा, कोशिश की जा रही है। ऑल्दो ऑफिशियली ईरान ने अभी तक कहा ऐसे बात नहीं हुई, लेकिन स्टिल उनके जो पार्लियामेंट की न्यूज के मेहदी रहीमी उनका कहना है कि एक ऑफर की गई है। अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल में खित्ता क्या दुनिया में एक नई तब्दीली आ जाएगी। और जो आप देखेंगे ईरान के आने से इट विल बिकम ए इस्लामिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन जाएगा, जिसमें ईरान जब शामिल हो जाएगा तो आप देखें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी हो गया, अब एक सिक्योरिटी भी हो सकते है, ब्रेक थ्रू हो जाएगी, सब मिल जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है, यकीनन अभी ईरान जल्दी में नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे इम्प्लीकेशन है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सीज, लेकिन इसमें चांसेस है कि वो बहुत सारी चीजें पर डिस्कशन भी हो सकती है, लिमिटेड चीजें भी हो सकती हैं, उसमें आके सकता है। लेकिन ये है कि ईरान को बड़ा वाज़ेह मैसेज अब गया है कि ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है, हम सब एक हैं। और जो लोग इसको एक मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक एंटी ईरान है, तो मेरे ख्याल में उनको भी शिकस्त हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईरान ने इसको क्यों वेल रिसीव किया है और इट इज स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है। आप इसलिए देखें कि ईरान की क्या ख्वाहिश थी और क्या डिमांड था कि अमेरिका यहां से जाए और रीजनल ताकतें इसको टेक ओवर करें। सो पाकिस्तान हैज टेकन ओवर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको मुतहिद किया है, ईरान को भी ऑफर गई है, तो इसका मतलब है कामयाबी है, मुसलमानों की कामयाबी है, पाकिस्तान लीड कर रहा है। मुसलमानों की कामयाबी है, पाकिस्तान लीड कर रहा है और इसके अगर बेहतर नताइज निकले तो दुनिया के लिए, खत्ते के लिए और मईशत के लिए जो है वो देर पा असरात मुरतब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पर मुख्तलिफ और तकनीकी पहलू बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस मंजरनामे में बात हो रही है कि ईरान के लिए मुश्किलात क्या होंगी, खत्ते के दीगर ममालिक का किरदार क्या होगा और अमेरिका की इम्पोज की गई ये जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं इनका आउटकम क्या निकल पाएगा और इसी ज़मन के अंदर मुज़ाकरात के अगले अदवार जो हैं वो किस हद तक कामयाब करार पाएंगे और मक्का डिफेंस पैक्ट जो है उसका दायरा किस हद तक वसी होगा, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एयर मार्शल साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ जो है फील्ड मार्शल का तेहरान का दौरा है जिसके आउटकम बहुत अच्छे आने की जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है। हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई, पेशरफ्त उसमें हो सकती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हम तक पहुँचे हैं, हम आगे पहुँचाएंगे। ऐसे वक्त के अंदर कि जब एक तरफ आप माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे पाबंदियों का नफाज कर रहे हों, दूसरी तरफ आबनाए हरमुज़ में जो प्रोजेक्टाइल हैं वो ओमान वाले रास्ते से गुजरने के ऊपर बहरी जहाज़ों को हिट कर रहे हों, बाबुल मंदब में सऊदी जहाज़ों के ऊपर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हिट कर रहे हों, ये आज और कल के दिन की कार्रवाई है। और अगर आबनाए हरमुज़ से बहरी आमदोरफ्त देखें तो 2 दिनों में 13 जहाज़ गुजर रहे हों, तो सर फिर इस हवाले से एक तरफ ये धमकियों वाले बयानात और दूसरी तरफ मुज़ाकराती रास्ता, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। सर थैंक यू। देखिए, ये इन चीजों की तरफ हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस या रिटोरिक होती है जो क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जब
कॉम्बेटेंट्स जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठने से पहले अपनी अपनी हार्डलाइन पोजीशंस लेते हैं। सो अगर आप जो ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं या कुछ हो रहा है, या ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स इन रिटेलिएशन आ रही हैं, ये बिल्कुल एक मेरे नजदीक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन दो तीन चीजें बिल्कुल वाजे हो चुकी हैं। एक तो यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं वो इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से इसीलिए दोनों कंट्रीज ने रिक्वेस्ट की है कि जी के दोबारा नेगोशिएटिंग प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए और एक मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए। जब हम फील्ड मार्शल ईरान गए तो आपने देखा होगा यासिर साहब के एक दिन के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो भी इंपॉर्टेंट बंदे ईरान में थे उन सब से मुलाकातें की। देर बाय अब आज जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप या वाइस प्रेसिडेंट के साथ गुफ्तगू करेंगे फील्ड मार्शल, तो वो उनको बिल्कुल पता होगा कि जी के ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप क्या चाह रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाह रही है। और अपेरेंटली ये लग रहा है जिस तरह से ट्वीट्स आई हैं या एक्सियोस के ऊपर स्टेटमेंट्स आई हैं, उससे ये लगता है कि ईरानियन कंप्लीट लीडरशिप जो है वो चाहती है कि अब इस मसले को खत्म किया जाए। हाउएवर उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल को बहुत क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका से कहा जाए कि वो एक तो अपनी जबान पे कंट्रोल करे, और दूसरा वो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दे जो ईरानियन लोगों के लिए बर्दाश्त करना आसान हो। मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, अब नेगोशिएशन स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी, और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाजा हो गया है कि मिलिट्री विक्ट्री जब उनको नहीं मिली है तो ये सैंक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना इफेक्ट छोड़ देंगी। पहली बात तो ये देखें यासिर के चाइना ने जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का, उसने रिफ्यूज कर दिया है इन सैंक्शंस को मानने से। दूसरा ये कि ईरान का टोटल कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटल कंट्रोल का मतलब यह है कि माइनस सऊदी अरेबिया जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो है उनकी ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाती है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही ऑयल। लेकिन एयर मार्शल साहब देखा जाए तो ईरान के साथ ट्रेड करने के हवाले से अमेरिका ने यह भी धमकी दी कि सानवी जो है वो भी उसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती। अब वो धमकी अगर देखा जाए तो खत्ते के किन किन ममालिक को है? अगर बगदाद को देखें तो बगदाद के साथ भी है, अगर तुर्की को देखें तो तुर्की की तवानाई जो है वो बड़ा इन्हसार है ईरान के ऊपर, अगर आप मस्कत ओमान को देखें तो उनकी भी ट्रेड चलती है, आज़रबाईजान को देखें तो उनकी भी ट्रेड है, आर्मीनिया देखें तो उनके लिए तो ज़मीनी रास्ता ही ईरान बनता है, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की भी ट्रेड है। तो किस तरीके से ये मुकम्मल ट्रेड ख़त्म की जा सकती है, और किस तरीके की ये सैंक्शंस हैं जो गुज़श्ता 47 साल के सैंक्शंस के अलावा दिखाई देती हैं और उस पर सख्ती मजीद हो सकती है? क्या सिर्फ 50-51 शख्सियात या इदारों या बहरी जहाज कंपनी के ऊपर और या फिर जो आज़ाद रिफाइनरीज हैं चाइना की उनके ऊपर पाबंदी लगा के आप ईरान को पूरी मईशत को साइडलाइन कर सकते हैं, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे और एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे देखी जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर बैठाने के लिए दबाव डालने के मुतरादिफ है? यासर, आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। अगर पूरी दुनिया अमेरिका का साथ देती है और डॉलर रिजीम के अंदर रहने के लिए वो ईरान के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को तोड़ती है, तो फिर तो वाकई ये सैंक्शंस बहुत असर करेंगी, क्योंकि 47 ईयर्स से जो सैंक्शंस लगी हुई थी उसके अंदर तो ईरान ने जीना सीख लिया था। ये जो एक्सटेंडेड सैंक्शंस हैं ये सिर्फ इस सेंस में डिफरेंट है कि ये उन कंट्रीज पे भी लग रही है सैंक्शन जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। सो मेरे ख्याल में जो मेजर कंट्रीज हैं वो अपनी ट्रेड को बिल्कुल नहीं रोकेंगी, और आप देखिए रशिया और चाइना ने तो ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है। किसी गल्फ कंट्री ने ट्रेजरी सेक्रेटरी की स्टेटमेंट के बाद उनकी स्टेटमेंट को लबैक नहीं कहा है। सिर्फ एक यूएई है जो क्या कहते हैं, उसने मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले ही अपने ताल्लुकात तोड़ लिए थे, ये इक्तिसादी ताल्लुकात।
इसके अलावा कोई गल्फ कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इसी तरह जैसे आपने कहा आर्मीनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान की तो ट्रेड ही बहुत कम है ईरान के साथ, ठीक है ना। सो आई डू नॉट थिंक सो कि ना ये मोमेंटरली तो लोग डर और खौफ के मारे शायद ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को जरा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा अमेरिका के लिए ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ वॉर इज बिकमिंग एग्जॉर्बिटेंट। अगर उन्होंने जो ब्लॉकेड रखा हुआ है और जो वो मूवमेंट कर रहे हैं अपनी ट्रूप्स की, उसके हिसाब से तकरीबन $500 मिलियन पर डे का उनका खर्चा हो रहा है। सो उनके लिए भी ये जंग कोई इतनी सस्ती नहीं है। ईरान शायद इस कॉन्फ्लिक्ट से, इन इक्तिसादी पाबंदियों से यासिर साहब निकल आए, लेकिन मेरा ख्याल जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो गल्फ कंट्रीज को होगा, क्योंकि उनके पास तो इसके अलावा कोई ना रास्ता है और ना ही सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये बताइए, ये मक्का जो मुआहिदा है, इस ज़मन के अंदर एक दिन मोहसिन रज़ाई साहब का ये बयान आता है कि ईरान और मिस्र को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। उसके कुछ देर बाद अल अरेबिया रिपोर्ट करता है कि एक दावतनामा जो है वो ईरान को इसमें शमूलियत का मिल चुका है। फिर अगला दिन होता है, उनके तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई आके ये कहते हैं कि हमें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और फिर वो एक शर्त रखते हैं कि अगर हमें इसमें शामिल करना है और अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो शरीक बानी के तौर पे शामिल किया जाए, बाद के रुकन के तौर पे शामिल ना किया जाए। तो इस ज़मन में पहले मिस्र और खुद का हवाला देना, फिर अल अरेबिया का इसका रिपोर्ट करना, और फिर एक डिनायल उनकी तरफ से दिए जाना, और फिर एक ख्वाहिश का इजहार होना। अगर ये टाइमलाइन देखें तो इसकी पीछे की वजूहात क्या नजर आती हैं और इसका मुस्तकबिल जो है वो कौन सा नक्शा बुनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये जो 6 महीने की जंग हुई है गल्फ में, इसने जो 2-3 चीजें बिल्कुल गल्फ लीडर्स को क्लियर कर दी है ना, ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं ये उसका रिएक्शन है। देखिए, जो पहली रियलिटी गल्फ लीडर्स को समझ में आई है वो ये आई है कि अमेरिका जो है वो इस इलाके में उनको फूल प्रूफ सिक्योरिटी किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, बेशक वो ईरान हो या कोई दूसरी कंट्री हो। सो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने पिछले दहाइयों से खर्च किए थे अपने डिफेंस के लिए अमेरिका से वेपन्स लेने में, उनका कोई फायदा नहीं। दूसरी रियलिटी जो उनको समझ में आई है वो ये आई है कि इजराइल जो है वो इस इलाके में बुल इन द चाइना शॉप है, और अगर इजराइल किसी मुस्लिम कंट्री के साथ अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स की वजह से अटैक करता है तो अमेरिका कभी भी उस मुस्लिम कंट्री का साथ नहीं देगा। आप अगर पिछले 3 से 4 महीने में देखें यासिर साहब, इजराइल ने 5 मुस्लिम कंट्रीज से जमीन हथियाई है, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कोई जिसको कहते हैं ना उसको सेंसर नहीं किया है। उसने जॉर्डन से जमीन ली, उसने सीरिया से जमीन ली, उसने पैलेस्टाइन से जमीन ली, उसने इजिप्ट से जमीन ली, और उसने क्या कहते हैं लेबनान से जमीन ली, ठीक है ना। सो ये जब हकीकतें खुल रही हैं तो दुनिया गल्फ कंट्रीज को एहसास हो रहा है कि अब उनको एक ऑल्टरनेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना होगा, और यही पाकिस्तान की वैल्यू या इंपॉर्टेंस बढ़ती है, क्योंकि टर्की के अलावा पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो किसी भी गल्फ कंट्री को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। टर्की क्योंकि इस वक्त नेटो का मेंबर है, नंबर 2 उसका और इजराइल का ऑलमोस्ट अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो दोनों बढ़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान है जो मक्का मुआहदे को आगे बढ़ा सकता है, और सारी कंट्रीज जो मक्का मुआहदे में शामिल होती हैं उनको फवायद पहुंचा सकते हैं। देखिए यासिर साहब, हम सबको समझने की जरूरत है कि जो मक्का मुआहदा है ना, इज नॉट एन ऑफेंसिव मुआहदा, इट इज अ डिफेंसिव मुआहदा, जिसका मतलब यह है कि आपने पहले एक डेटरेंस क्रिएट करनी है इस मुआहदे में शामिल होके अपने दुश्मनों के ऊपर, और अगर आपका दुश्मन उसके आपके ऊपर अटैक करे तो फिर आपने कलेक्टिव डिफेंस की तरफ अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये बताइए, ईरान की शमूलियत इस ऑफेंसिव को डिफेंसिव में या किसी और तासुर में तब्दील कर सकती है या नहीं? जी, मैं समझता हूं कि इवेंचुअली जो है ना, जो
गल्फ के अंदर एक डिफेंस पैराडाइम बनेगा, उसमें ईरान भी शामिल होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ईरान इस मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे ख्याल में जो बैकडोर राब्ते बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया चल रहे हैं, ईरान मेरा ख्याल है कि जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा वो गल्फ की जो मेजर कंट्रीज हैं लाइक कतर, लाइक सऊदी अरेबिया खास तौर पे, उनके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट जरूर करेगा और उनसे ये वादा लेगा कि उनकी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि वो पहला कदम होगा एक मुस्लिम नेटो की तरफ बढ़ने का, या एक मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ बढ़ने तो का। सर क्या वो मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो ईरान के थ्रू सऊदी अरब का यमनी हूतियों के साथ भी मामला तय करवा सकता है या नहीं करवा सकता? जी, ये देखिए, ये जो सारे हैं मामलात जो हैं जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हैं, ये सारे रिजॉल्वेबल हैं। देखिए, हुती भी उस वक्त एक्शन में आते हैं जब ईरान चाहता है कि वो एक्शन में है। इसी तरह जो यमन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी उस वक्त एक्शन में आती है जब सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो एक्शन में आए। लेकिन सर एक बुनियादी सवाल ये है कि यमनी हूतियों ने ये कहा ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड, उन्होंने कहा नेवल ब्लॉकेड हमारा लगा रखा है और इतने सालों से लगा रखा है, तो क्या सऊदीया वो ब्लॉकेड लिफ्ट करेगा? मेरे ख्याल में अगर आप ये देखें तो अभी भी ये कंप्लीट ब्लॉकेड्स नहीं है, पार्शियल ब्लॉकेड्स हैं। बाबुल मंदब से अभी भी जो क्या कहते हैं, जो शिप्स हैं जो कुछ सर्टेन फ्लैग्स फ्लाई करती हैं, वो शिप्स गुजर रही हैं और हुतीज उनको अलाउ कर रहे हैं। इसी तरह इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी काफी शिप्स, यानी कि 9 से 10 शिप्स पर डे गुजर रही हैं सर्टेन फ्लैग्स के साथ, जिनको ईरान भी अलाउ करता है और फिर अमेरिका भी अलाउ करता है। जो मेन जो इशू है ना वो है चाइना का, क्योंकि चाइना को जो सप्लाई हो रही थी बाबुल मंदब से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो रुक गई है। लेकिन चाइना ने इस सिचुएशन को बहुत पहले स्ट्रेटेजाइज कर लिया था और उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो 2 से 3 महीने तक इस ब्लॉकेड को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर दोनों कंट्रीज, अमेरिका और ईरान को एहसास हो गया है कि अब ये जंग जो है ना उस नहज पे पहुंच गई है कि दोनों इससे अब कोई फायदा नहीं उठा सकते। जो मिलिट्री जंग है वो एक तरीके से खत्म हो गई है, जिसमें ईरान जीत गया है और अमेरिका अब यहां से निकलना चाहता है, लेकिन वो इस तरह निकलना चाहता है कि वो एक विक्टर बन के यहां से निकले। और मेरा ख्याल है कि हम सब लोग जो हैं यही दुआ कर रहे हैं कि ईरान उसको वो एक थोड़ी सी स्पेस दे दे जिसमें वो यहां से निकल जाए, ताकि पूरा इलाका जो है वो वापस नॉर्मलसी की तरफ आ सके, ताकि पूरा इलाका जो है वो वापस नॉर्मल हालात की तरफ आ सके। वो एक बीच का नुक्ता, वो बीच का उनसर, वो बीच की चीज़ें जो दोनों अतराफ में हर एक को अपनी साख बहाल रखने के लिए गुडविल जेस्चर के तौर पे या एक विक्ट्री साइन के तौर पे मुहैया हो सकें, वो मिल सकें। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने